हाँ जी बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, दैट इज इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हमारा मतलब क्या है कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको हम रियल लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री, आई सेड यू वन थिंग दैट ट्रिग्नोमेट्री is used when you are standing in front of a building, yes or no, and about 100 meter or 15 meter, and you lift your head to see the top of the building. Then by having these two informations, first the distance from the building and other the angle made by your head to see the top, by having these two informations only you can find the actual height of that building. अब आप सोचो हाइट की हमारी लाइफ में यूटिलाइजेशन कहां कहां पे होती है। अगर हम बात करें कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की यूटिलाइजेशन की बात करें तो कहां कहां पे ट्रिग्नोमेट्री की यूटिलाइजेशन हो सकती है, ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑफ द फील्ड्स वेयर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इन्वॉल्व्ड। हाइट कहां पे यूज होगी बताओ, किसी चीज को देखने की अगर बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी विच यूजेस स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अब स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की होती है, ये कॉलेज टाइम की बातें हैं, स्कूल टाइम की बातें नहीं है। नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल गेम्स, मरीन सब लिविंग, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा मासिव यूज होता है। फ्लाइट इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग, हर तरह की इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाती है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह बनते हैं आपके, सारे कम्युनिकेशन का आधार ही वही है। एविएशन बॉडीज, इंडस्ट्रीज, आर्म इंडस्ट्रीज, नेवल इंडस्ट्रीज, व्हीकल इंडस्ट्रीज, सैटेलाइट्स, मैप्स मेकिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड लॉट मोर। तो ये सारी आप सोचो कि जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, सब में अगर ट्रिग्नोमेट्री ना हो तो ब्रांचेस का मीनिंग ही बदल जाएगा। ये सुनो, बहुत सारे मैथमेटिक्स के कंपोनेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से कोई हमारी इंजीनियरिंग की ब्रांच बनती है। बट ऑब्वियस है साइंस, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं ही। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज हमारे सामने आती है, व्हेन यू लेट अस अज्यूम स्टैंडिंग समवेयर, या एंड यू आर ट्राइंग टू लुक एन ऑब्जेक्ट विच इज अबव योर हाइट, above yourself, yeah na? To see the object you need to lift your head up. Then this is the case where diagram had been shown. The bird is sitting on the pole and the boy standing here is trying to observe the position of the bird. You're trying to observe the bird. Then तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो मतलब इस डायरेक्शन में देख रहा है ये। तो दिस लाइन, ये यहां पे मैं मान रहा हूं कि ये पर्सन की आई है हमारी। ओके, तो यहां से बंदा हमारा बर्ड को देख रहा है, तो बर्ड को देखने के लिए जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। पहली लाइन, आई से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेसिफिकली, हम ये मान के चलते हैं कि आई से देयर विल बी टू लाइंस ड्रॉन ऑलवेज। वन इज अंडरस्टूड द, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई फैन लगा हुआ है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल फैन को देख रहा हूं, तो वन is the line of sight that will be used to see the fan, and other line is horizontal line. ये horizontal line क्या होती है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। horizontal line का मतलब, horizontal is a line which is parallel to the ground, parallel to the base. base का मतलब ग्राउंड की बात, ग्राउंड सरफेस की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं horizontal, and one line is known as line of sight. या अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमारी हाइट से ऊपर है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, तो द एंगल बिटवीन, कौन सा ऑब्जेक्ट, व्हेन वी सी अपवर्ड्स, कोई ऑब्जेक्ट हमारी हाइट से ऊपर है, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेटर, आपने एलिवेटर वर्ड सुना होगा, एलिवेटर देखी होगी आपने। एलिवेट करना मतलब हाइट की बात होती है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल कहां पे फॉर्म होता है, इन बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। प्लीज ड्रॉ दिस।
चैप्टर की हेडिंग डालिए हाइट एंड डिस्टेंसेस। उसके बाद पहला काम आपने ये करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ करिए। मतलब बर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, कहने का मतलब ये है। तो दिस एंगल इज नोन एज, इस एंगल का नाम हम रख सकते हैं थीटा। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो लाइन ऑफ साइट, सपोज यूर ऑब्जर्वर and you are seeing the parrot on the large electrical pole. The distance between your eyes and the parrot is called line of sight. दूसरा है angle of elevation. As the word elevation itself mean upward move, yeah, upward move. This is the angle between the straight line from your eye on the pole horizontally and the line of sight of the parrot. तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी अपवर्ड्स, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। नोट करिए इसको। नाउ ये तो था फर्स्ट थिंग, व्हेन वी सी सम ऑब्जेक्ट अबव ऑन द टॉप समथिंग। दूसरा सीन हमारे सामने आता है व्हेन वी सी सम ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, या व्हेन वी सी सम ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और ऑन द फर्स्ट फ्लोर एट हर हाउस, एंड शी इज ट्राइंग टू एनालाइज या ऑब्जर्व अ फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, या। तो मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई है, जब भी हमने डायग्राम बनानी है तो जहां पे आपका ऑब्जर्वर होगा या आई ऑफ द ऑब्जर्वर होगा, दो अलग अलग चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वहां से यू विल ड्रॉ ऑलवेज टू लाइंस। अगर आपकी आई यहां पे होती तो आप दो लाइंस ड्रॉ करते, एक लाइन ऑफ साइट जाती, फॉर एग्जांपल आप गर्ल को देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, तो आपको एक तो गर्ल की तरफ आपकी लाइन जाती, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और दूसरी लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से अगर आपकी आई ऊपर है तब भी हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देयर विल बी टू लाइंस ड्रॉन, वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ये होता है कि लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, और दूसरा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के बिना तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे अगर ये गर्ल की पोजीशन को देखा जाए तो अगर मैं इसको ए बी ले लूं, ए बी इज लाइन ऑफ साइट एंड ए सी इज द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये सरो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जब हम नीचे देखते हैं तो इस एंगल का नाम क्या रख देते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब डिप्रेस करना, किसी चीज को प्रेस करना, डाउनवर्ड्स जाना। तो जब हम अपवर्ड्स देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
बट जब हम डाउनवर्ड्स देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. So definition, as the word depression means lagging down, when you are standing on the roof of your house, you show a football lying on the ground. You see a football, बोल सकते हैं. The angle between the horizontal line from the eye and the line of sight of football is known as angle of depression. नोट करिए बेटा जल्दी जल्दी. ये दो चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. तीसरा कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. बस ये तीन टूल हमें चाहिए. एक एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए डायग्राम बनाना आना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए डिफरेंट डायग्राम बनती है वो बनानी आनी चाहिए, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए. दैट इज ऑल. और कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस नहीं होगा. ओके तो ये तो होगी बात एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की. अब हम बात करते हैं मेन जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की. एक सेकंड पीछे करना. Yes, sir. Now the next requirement is ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और टैन की वैल्यूज. ये 0 डिग्री की, 90 डिग्री की हमें नीड नहीं होगी. वी विल बी रिक्वायर्ड ओनली दीज 3 वैल्यूज. ठीक है. और अगर साइन की वैल्यू याद है आपको तो कॉस की वैल्यू भी आपको ऑटोमेटिकली याद है. जितनी वैल्यू साइन 30 की होती है उतनी ही कॉस 60 की होती है. जितनी साइन 45 की उतनी ही कॉस 45 की, और जितनी साइन 60 की उतनी कॉस 30 की. और टैन के लिए 3 वैल्यूज हैं इंक्रीजिंग फॉर्म में. 30 डिग्री के लिए टैन की वैल्यू है 1/√3. 45 डिग्री के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, टैन की वैल्यू 1 है. और 60 डिग्री के लिए टैन की वैल्यू √3. ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. और अगर बाय द वे याद नहीं है तो आपको एग्जाम में टेबल बनाना पड़ेगा. वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे कन्वीनियंट लगता है. मेरी सजेशन है कि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. मोर ओवर ये समरी हो गई हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में. एक ही डायग्राम में मैंने सारा कंटेंट दे दिया है. हाइट आ गई है, डिस्टेंस आ चुका है, लाइन ऑफ साइट आ गई है. अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है अल्फा. अल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं बस इस बात को फिक्स रखना है, एंगल विल बी फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइंस. वन इज लाइन ऑफ साइट एंड अदर विल बी हॉरिजॉन्टल. तो हियर बीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. कोई डाउट टिल नाउ? ओके. नो सर. ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या होती है वो मैंने सारे टॉपिक आपके साथ थोड़ा सा आइडिया दिया आपको डिस्कस करने के लिए. बस इसके बाद हमने सवाल सॉल्व करने हैं. एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करिएगा. लेट अस ट्राई. सी क्वेश्चन नंबर 1. ये जो इंग्लिश स्टेटमेंट है, इंग्लिश स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. सबसे पहला काम आपका डायग्राम बनाना और डायग्राम को एक्सप्लेन करना. उसको ना करने के मार्क्स कटते हैं एग्जाम में, अदरवाइज तो ज्यादा जरूरत नहीं होती. तो डायग्राम बनाना आना चाहिए. ओके. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ओके. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. सारी लाइन एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. टावर हो, पोल हो, वी ऑलवेज स्टैंड टेक देम एज. ट्री हो फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग है तो परपेंडिकुलर लेते हैं. तो एक टावर है, बिल्कुल ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ये सुनो, फ्रॉम अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर.
तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड देखते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो, these angles are considered for the object which is being observed. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे खड़े हो और आप यहां से कोई काइट अटकी हुई है यहां पे, और इस पॉइंट पी से आप काइट को देख रहे हो, तो यू आर सीइंग अपवर्ड्स, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट, इस तरह से बोला जाएगा। और फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, मैं इसी डायग्राम में चेंज कर देता हूं, आप क्यू पॉइंट पे खड़े हो और आप यहां पे कोई बॉल को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल बॉल है यहां पे कोई, तो अगर आप डाउनवर्ड्स देख रहे हो तो एंगल कहां पे बनेगा, ये एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल किसका बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू द बॉल, तो दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉल। तो जो एंगल्स बनते हैं दोनों, वो दोनों किसके रेफरेंस से बनते हैं, द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ओके, इस बात को याद रखना है। ओके, और ये एंगल बनता कहां पे है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, देखो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी सी। अब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए बी द टावर, या वर्टिकली, ठीक है, एंड उसके बाद अपने को दे रखा है बी सी इक्वल टू 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड फाइनली टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, दैट इज ए बी। तो सोल्यूशन ये एक्सप्लेन करने के बाद आपने सोल्यूशन पे आना है अपने, और सोल्यूशन पे हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जाना है। ट्रिग्नोमेट्री इज लिमिटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जाना है। वी आर हैविंग राइट एंगल ट्राइंगल अलोंग विद अस, तो इन ट्राइंगल एबीसी। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखो जरा ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए आपको कोई लेंथ दे रखी होगी और कोई लेंथ फाइंड करनी है। आपको उन दोनों लेंथ्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढनी है, कौन सी लगनी चाहिए। अगर 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में देखा जाए, ए बी विल बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर एंड बी सी विल बी कंसिडर्ड एज बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप क्या होता है, tan। तो एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 परपेंडिकुलर कौन सी है आपकी, ए बी, बेस कौन सा है, बी सी। फर्दर आगे चलते हैं, tan 60 की वैल्यू मैंने डाली √3, ए बी मुझे पता नहीं है, और बी सी आई राइट इट एज 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ए बी कम्स आउट हुई 20√3, और √3 की जो भी वैल्यू होगी वो हम एग्जाम में गिवन होगी तो हम डाल देंगे। फाइनल आंसर की समीशन, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको वैल्यू डाल के आंसर लिखना पड़ेगा, इस बात को नोटिस रखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, दोज कैन बी हैंडल्ड, यू कैन आस्क। सर हमें कैसे पता हमें sin 60 लेना है या cos 60 या tan 60? यू आर गिवन बीसी, एक लेंथ तो आपको कंफर्म है ना। यस। अब 60 के रिस्पेक्ट में, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये बीसी क्या है, बेस है या बेस, बेस। तो बेस दे रखा है आपको, और आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप लगाएंगे। फिर अगर आपको ये पूछा जाता कि लाइन ऑफ साइट की लेंथ निकालो, जो कभी पूछा नहीं जाता बाय द वे, तो आप क्या लगाते, फिर बेस का किसके साथ रिलेशनशिप बताते आप,
सर हाइपोटेन्यूज। तो फिर क्या लगाते, कॉस लगाते। हमें ये देखना सर पड़ता हम है क्या हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है, और उन दोनों के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन सकती है। सर हम और कॉट सेक और कॉट से कोसेक भी कर टू। सकते हैं, बात है, बेस ओवर परपेंडिकुलर लगाते तभी सेम आंसर आता। ये देखो मैं करके दिखाता हूं। अगर आप कॉट लगाते, कॉट थीटा, कॉट 60 डिग्री लगाते ना, ये लिखते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर, बीसी ओवर ए बी, तो कॉट 60 कितना होता है 1/√3। बीसी कितनी है इधर, अगर देखो ना सीधी सी बात है यार, यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल हुआ है 1/3 बना है 1/√3, तो उधर भी तो रेसिप्रोकल हो गया ना, सेम ही तो आएगी वैल्यू। बीसी यस कितनी है 20, ए बी, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी कम्स आउट टू बी 20। सेम ही आएगा। इसमें एक और रास्ता भी है, ऐसे नहीं है कि रास्ते अनलिमिटेड है, नहीं अनलिमिटेड रास्ते हैं। आपको बाय द चांस समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट हैंड। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि अगर वी नो एनी टू साइड्स वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, पाइथागोरस थ्योरम लगा यस सकते हैं ना। यस टेंशन किस बात की, अगर बाय द चांस समझ आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के कोई भी एक साइड और निकाल लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यस सर। पर्सनली आई डू नॉट रेकमेंड पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें स्क्वायर वगैरह करने पड़ते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, वो काम बढ़ जाता है आपका, और कई बार ऐसी न्यूमेरस वैल्यूज आती हैं जिनका स्क्वायर रूट लेना ही बहुत मुश्किल लगता है। तो मुझे तो आपको यही रेकमेंड करना है कि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। ओके सर। Let us read question number 2. A ladder is placed along a wall of a house such that its upper end, ladder का upper end is touching the top of the wall. ठीक है जी, तो वॉल पे कैसे लगेगी, ये फॉर एग्जांपल वॉल है और यहां पे हम लगा देते हैं कोई लैडर, दिस इज द लैडर। सही है जी, तो इसको मानते हैं हम ट्राइंगल एबीसी बन गया। ये है हमारी वॉल एंड इट इज लैडर। द फुट ऑफ द लैडर, ये जो सी है, सी इज द फुट ऑफ द लैडर, ए इज द टॉप ऑफ द लैडर, अपर एंड हो गया लैडर का। द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है जी, एंड लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। कितने डिग्री एंगल बना रही है ये सुनो। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगी, मतलब ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, आगे जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या है, ए बी इज द वॉल, मतलब लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज द वॉल एंड ए सी इज ladder and BC is equal to 2 meter, and moreover we can say angle ACB equal to 60 degree, and finally हमें निकालना क्या है इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से, we need to find the height of wall that is AB। तो अभी भी क्या लगाएंगे, दोबारा से सेम ही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। हमें बेस दे रखा है 60 डिग्री के रेफरेंस में, और अपने को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द वॉल। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या लगेगा अभी, tan ट्राइंगल 60। tan थीटा लगेगा इन ट्राइंगल एबीसी। आपको मान लो हाइट ऑफ द वॉल भी पूछी है, और एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, हाइट ऑफ वॉल एंड लेंथ ऑफ लेटर, दोनों चीजें पूछी हैं आपसे। ठीक है, तो पहले हम ट्राइंगल एबीसी लगाते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बीसी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी अपने को पता नहीं है, बीसी है 2, तो ए बी कम्स आउट टू बी 2√3। तो देयरफॉर हाइट ऑफ वॉल, एग्जाम में वैल्यू डाल के आंसर लिख के आना है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अब कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसी में।
और √3 की वैल्यू बाय द वे आपको याद होनी चाहिए, इट इज 1.732, और कई बार √2 की वैल्यू भी जरूरत पड़ जाती है 1. हाँ जी, डन है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब लेंथ ऑफ द लेडर निकालनी है। लेंथ ऑफ द लेडर निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखो हमें वो चीजें पता चल चुकी हैं। अगर मैं 60 डिग्री के रेफरेंस में ए बी और ए सी का रिलेशनशिप निकालता हूं, ए बी और ए सी, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप लगेगा। अगर मैं बीसी के रेफरेंस में एसी को देखता हूं 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो बीसी और एसी का रिलेशनशिप क्या बनेगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप कॉस लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं, आपके पास चॉइस है। अगेन मैं लगाता हूं, साइन लगा देता हूं, साइन 60, एंगल 60 डिग्री है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए बी ओवर ए सी, साइन 60 होता है √3/2, ए बी कितनी है? 2√3, और ए सी अपन को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले √3 यहां पे कैंसिल ही हो गए, तो ए सी कम्स आउट टू बी 4। देयरफॉर वी कैन से लेंथ ऑफ ladder is 4 मीटर। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी आपकी? आई कैन आंसर। आ गया समझ से। अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिट करूं, अगर नोट कर रहे हो तो कर लीजिए। अगर क्वेश्चन करने के बाद मैं वेट, if I stop speaking, it means I'm waiting for you to write, to copy. इंफॉर्मेशन कभी भी पैराग्राफ पूरा पढ़ के डायग्राम सीधी नहीं बनती, इंफॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड पढ़ी जाती है और साथ साथ डायग्राम बनानी चाहिए। पहले अटेम्प्ट में पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, और सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा फिर से जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको डायग्राम डिजाइन करनी है। डायग्राम डिजाइन करने के बाद डायग्राम के ऊपर सारे पर्टिकुलर्स लिख लीजिए, और फिर आप वो पर्टिकुलर्स एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेंगे कौन सी चीज कहां पे लाई करती है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, ये आप ट्राई करिए प्लीज। एक काइट है, काइट, अ काइट इज फ्लाइंग।
हाँ जी बच्चों, हुआ क्वेश्चन? सर इसे समझ नहीं आ रहा, निकालना क्या है? जब हम पतंग उड़ाते हैं बेटा, पतंग किस चीज के साथ उड़ती है? स्ट्रिंग। एक तो पतंग के साथ पतंग होनी चाहिए और डोर होनी चाहिए, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा गया है। अब आप सोचो जरा, अगर आप छत पे खड़े पतंग उड़ा रहे हो, तो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपकी पतंग यहाँ पे कहीं होगी, है ना? तो अगर आपकी पोजीशन ए है, तो पतंग की पोजीशन बी होगी, और ये बंदा कौन होगा? स्ट्रिंग। ये हो गई पतंग की हाइट। और एंगल कितना है, डोर कितना डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड पे? 60 डिग्री का। तो लेट बी बी द position of kite, A is the point on ground, जहां पे उसको टाई करा गया है, एंड एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, एंड हाइट ऑफ द काइट इज 75 मीटर। ठीक है जी। ऑल्सो हाइट ऑफ काइट इज 75 मीटर, दैट इज BC। तो अपने को टू फाइंड क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज AB। तो अब देखो, आपको थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दे रखी है BC, और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। AC का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है इसमें। तो ट्राइंगल में जाओ, इन ट्राइंगल ABC क्या लगाना चाहिए हमें? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप, दैट इज साइन 60, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज सॉरी। तो परपेंडिकुलर है, सॉरी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, BC अपने को पता है 75, और AB वी नीड टू फाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे जल्दबाजी मत करना, कैलकुलेशन करते हुए गलती हो जाती है। AB इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 75, 150। AB कम्स आउट टू बी 150/√3। डिनोमिनेटर में जब भी रूट की वैल्यू हो, ऑलवेज रैशनलाइज करके आंसर देना है आपने। 150√3/3, तो इट कम्स आउट टू बी 50√3। 50√3 का मतलब हमें चाहिए डिस्टेंस जो है ये नियरेस्ट मीटर में चाहिए। इसका मतलब हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ए बी की वैल्यू डलेगी 50 इंटू 1.732। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी कम्स आउट टू बी इट इज 86.6 मीटर। नियरेस्ट मीटर बोला है, इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे 87 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज या यस सर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये जो वैल्यू है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओ नहीं है यहाँ पे, ये टेक्निकली थीटा दे रखा है, एंगल थीटा। थीटा है या फाई है? फाई लिख लेते हैं, ये फाई है सिंबल। ठीक है, दिस सिंबल इज नोन एज फाई, ग्रीक अल्फाबेट है ये। ठीक है, थीटा की जगह, एक्स की जगह ये यूज कर लेते हैं कई बार। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हो, ये आप एक्स्ट्रा करवा रहे हो ना? हाँ जी बेटा। तो सर आप एक बार ये जो हाँ से आप करवा रहे हो, आप वो PDF भेज दोगे, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं हो रहे हाँ साथ में। कोई बात नहीं, भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा, डोंट वरी। हमने अभी क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। ओके,
बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। गुड आइडिया। हाँ जी, इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। तो पहले तो हम अपनी काइट बना लेते हैं। डायग्राम रफ बनानी है आप, मतलब एक फेयर बनाने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि एक्चुअल एंगल कितने डिग्री का है वो मैटर नहीं करता। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 90 मीटर। नाउ इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल फाई विद द ग्राउंड सच दैट, ये एंगल कितना है? फाई। हमसे पूछा क्या गया है? डन। अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अंडरस्टूड है, पतंग उड़ा रहे हैं तो बीच में से अगर स्ट्रिंग की लेंथ है, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है स्ट्रिंग, कोई स्लैग नहीं है इसमें। सो यहां पे देखो आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले आप फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट ए बी द position of kite, AC is string and angle ACB is given as phi, and to find क्या है? To find height of the kite AB, that is height of kite। ओके, तो हमें कौन सी लेंथ पता है? हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है, और इस एंगल के रेफरेंस में ये कौन सी है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप क्या लगेगा? साइन इन ट्राइंगल एबीसी। या अब देखो, अगर साइन रिलेशनशिप लगाते हैं तो हमें तो एंगल ही नहीं पता, हम साइन थीटा यूज कैसे करेंगे? हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे टैन की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब पहले टैन की वैल्यू लगा के हम कुछ कोशिश करते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलेगा क्वेश्चन। टैन का रिलेशनशिप किस किस के साथ होता है? एक तो परपेंडिकुलर एंड बेस। तो देखो जरा, टैन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस बात को मानते हो? ये डायरेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के होगा। टैन फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15/8। 15/8 का मतलब ये है बेटा कि टैन फाई मतलब फाई कोई एंगल होगा जिसका जो हमारे पास टेबल है, टेबल हमारे पास सिर्फ ये वाले एंगल्स के लिए टेबल्स हैं, ठीक है? हम सिर्फ इन वैल्यूज को जानते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एंगल होते हैं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट एंगल्स लाई करते हैं। उन एंगल के लिए हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। उन एंगल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शायद क्लास में भी बताया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आते हैं। जब आप अपने जो आपके पास मोबाइल फोन है उसका कैलकुलेटर को अगर आप मतलब स्क्रीन रोटेशन मोड पे कर लेंगे, उसको रोटेट लैंडस्केप मोड पे ले आएंगे, तो आपका वो कैलकुलेटर भी ऑलमोस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाता है। वहां पे आप साइन लिखिए और लेट अस अज्यूम 7 डिग्री लिख दीजिए। 7 साइन का बटन दबाने के बाद 7 प्रेस करके फिर एंटर करिए, आपको कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो वैल्यू किसकी होगी? साइन 7 डिग्री की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे हमें डिग्री नहीं पता, बट किसी सर्टेन एंगल पे टैन की वैल्यू कितनी आ रही है? 15/8। तो इसका मतलब ए बी बाई बी सी कितनी हो गई? 15/8। तो यहां पे हम क्या करते हैं? लेट ए बी इक्वल टू 15K, बी सी इक्वल टू 8K। ठीक है जी, ए बी इक्वल टू 15K और बी सी इक्वल टू 8K। अब क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू ए बी में पुट करेंगे, हाइट आ जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
I can say AB square plus BC square equal to AC square. AB है 15K का होल स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर एंड दूसरी इज 90 का होल स्क्वायर. तो 15 टू 25K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर, और ये कुल मिला के बन गया मेरे पास 289. K स्क्वायर इक्वल टू 8100. 8100 को आप लिख सकते हो 19 टू 19 भी लिख सकते हो, 19 टू 90 है ना. हो सकता है इधर से आगे कुछ कट जाए. K स्क्वायर हो गया 90 इंटू 90 ओवर 289. 289 का मतलब 17 का स्क्वायर होता है बाय द वे. तो इसका मतलब कट तो सकते नहीं है ये, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट लेना ना. पेयर बन चुके हैं 90/7, 90/17 का. तो यहां से फर्दर आपके पास आएगी K की वैल्यू. K कितना आएगा बच्चे? 90/17. तो देयरफॉर AB इक्वल टू 15K, 15 इंटू 90/17, 50 इंटू 90/17. ये आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा एग्जाम में, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास. 79.411 which would be written as 79.41 meter. क्योंकि हमें जिस एंगल के लिए tan दे रखी है उसकी ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, तो tan तो थीटा काम ही नहीं आएगा. tan थीटा से सिर्फ हमें रेशो मिली. tan phi is AB by AC, तो फिर मैंने उनको लेट कर लिया, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था. और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. Vertical tower stands on horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff. Flagstaff समझते हो ना? At a point on the plane 70 meters away from the tower, an observer notices that the angle of elevation of top and the bottom of the flagstaff are 60 and 45. Find the height of the flagstaff and that of the tower. Now सारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा इसमें, हमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा. वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इतनी लाइन बस. ठीक है जी, हम वर्टिकल टावर को यहां पे खड़ा कर देते हैं. लेट अस अज्यूम ये मेरे पास वर्टिकल टावर है, इट स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. टावर और ये आ गया आपका प्लेन. इसमें कोई दिक्कत? प्लेन की स्पेलिंग गलत नहीं है, PLAIN होना चाहिए ना. ओके, नाउ आगे. इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ. अब टावर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर जो भी है उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ, फ्लैग. ठीक है, ये है क्या? फ्लैग स्टाफ. फ्लैग स्टाफ मतलब वो डंडा जिसके ऊपर फ्लैग लगाया जाता है. ठीक है जी, दोनों चीजें आ गई. तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन में जाते हैं. लेट अस अज्यूम ये A B C D, ABCD. तो यहां पे हम थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं. लेट BC बी टावर. ओके, उसके बाद क्या है? AB इज फ्लैग स्टाफ, या, एंड CD इज प्लेन. प्लेन का मतलब ग्राउंड की बात कर रहा है टेक्निकली. ओके, डन. नाउ आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन बच्चों क्लियर है? Yes, sir. At a point on the plane 70 meters away from the tower,
तो पॉइंट कौन सा है मैं मान रहा हूं, पॉइंट है मेरे पास डी, और कितने मीटर अवे है, इट इज 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। या चलिए ये लाइन भी हमारी कवर होगी। इस तरह से सवाल को पढ़ा जाता है बेटे, अगर आप ये स्किल डेवलप करोगे तब बात बनेगी चैप्टर में। एंड उसके बाद डी पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां पे ऑब्जर्वर है कोई, ठीक है, ठीक है जी। एंड ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का होता है, तो आपको ये मन में सोचना है कि कौन से ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कह रहा है किसका, टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। मतलब डी से एक तो वो फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहा है, और डी से ही फ्रॉम द सेम पॉइंट द ऑब्जर्वर इज सीइंग द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। ओके। अब उसने बोला है कि टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ये जो बड़ा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, और जो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। ये हमें डायग्राम एक्सप्लेन करी गई है इन टोटल। आई होप समझ आया होगा। यस सर। Okay. Now, CD is the plane and CD equal to 70 meter. तो angle of elevation of top, that is angle ADC 60 degree, and angle of elevation of bottom, that is angle BDC। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सारा तामझाम। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड अपने को हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, दैट इज AB, एंड दैट ऑफ द टावर वी नीड टू फाइंड BC ऑल्सो। पहले तो मैटर ये रेज होता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, डायग्राम एक्सप्लेन हुई इसमें वर्ड टू वर्ड। अगर इसमें कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आ भी समझ सर। ओके। तो अब यहां पे हमसे पूछा गया है, दो चीजें पूछी गई हैं, ए बी एंड बी सी। अब मैं यहां पे ए बी और बी सी को वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लेता हूं। मैं ए बी को मान लेता हूं एक्स अपनी कन्वीनियंस के लिए, और बी सी को ले लेता हूं वाई। गॉट इट और नॉट? नाउ आपको Yes. करना क्या है, अब देखो यहां पे आके कंफ्यूजन होती है, दो ट्राइंगल हैं, आपको एक बात के ऊपर फोकस रखना है, यू नीड टू बी इन राइट ट्राइंगल ओनली। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में जाना है और कुछ नहीं देखना आपको। तो यहां पे कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? एक तो बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीसी, और एक छोटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बीडीसी। नीचे वाला ये छोटा ट्राइंगल बीडीसी, और ये बड़ा ट्राइंगल एडीसी। तो एट अ टाइम यू नीड टू बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। इस बात को पल्ले बांध लो अच्छी तरह से। अब देखो, आप पहले हम छोटे ट्राइंगल में जाते हैं, फिर हम बड़े ट्राइंगल में चलेंगे। वो आपकी चॉइस है, आप जिसमें मर्जी पहले जा सकते हैं। इन ट्राइंगल बीसीडी है ना, अपने को क्या पता है, बेस पता है, और क्या पता करना है, परपेंडिकुलर। या तो क्या रेशो लगानी चाहिए, tan 45 लगेगा, क्योंकि छोटे ट्राइंगल का एंगल 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर ओवर बेस डीसी, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो बीसी है, हमें पता नहीं है, बीसी को y मान लेते हैं, और डीसी कितनी है 70। इसका मतलब y कितनी आ गई बच्चों, 70 मीटर। 70 मीटर। चलिए, y आने से हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई है। अब हमें चलना है दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में। अब ये बात को अच्छी तरह से नोटिस रखना है कि किसी भी सिचुएशन में आपको इतने पोर्शन की लेंथ नहीं मिल सकती किसी ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि ये ए बी जो पोर्शन है ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही जाना है, कोई बात नहीं, बिंदास चलते हैं बड़े ट्राइंगल में, एडीसी। या तो यहां पे हमें एंगल कितना है, 60 डिग्री का। एंगल कितना है,
60 डिग्री का tan 60, tan 60 लगेगी, tan 60 होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बताओ 60 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों? AC। AC, वेरी गुड, क्योंकि हम बड़े ट्राइंगल में हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कौन सा है? CD। तो tan 60 कितना हो गया? √3। AC कितनी है इन टोटल? x प्लस वाई। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है ऑलरेडी? 70। पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 70, देन यू विल बी एबल टू फाइंड। तो √3, 70 उधर जाएगा, देखो ध्यान से करना काम। 70 √3 इक्वल टू x कितना है पता नहीं, और y कितना है? 70। इस बात को मानते हो? तो x कितना आएगा बच्चों? 70 √3 माइनस 70। तो x कितना आएगा? 70 हम कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1। गॉट इट और नॉट? नाउ फर्दर x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, x की वैल्यू कंप्लीट नहीं है तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर आंसर लिखेंगे हम। टावर की हाइट चाहिए थी, टावर कौन सा है? BC, BC इज y, देयरफॉर height of tower is equal to 70 meter, that is y, and height of flagstaff वो कितनी होगी आपकी? 70 टाइम्स 1.732 माइनस 1। ये सुनो, तो 70 टाइम्स 0.732, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं आपके लिए, it would be 51.24 meter. That is the fundamental way to solve the problem. कभी भी रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो सोच समझ के करनी है, कॉमन वगैरह लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। A vertically straight tree 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree. तो डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं पहले। वर्टिकल ट्री है 50 मीटर, ये है 15 मीटर, ये थोड़ी सी सीधी बननी चाहिए वैसे बाय द वे, ये चल जाएगा, चलो काम ठीक है। ए बी इज द ट्री, ये सुनो, और यहां पे इसकी बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह जो भी होंगी। अब आफ्टर सर्टेन टाइम, रात को बहुत तेज आंधी तूफान आया, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में अक्सर पेड़ टूटते रहते हैं। तो ये पेड़ यहां से टूट गया सी पॉइंट से, और टूटने के बाद ही नीचे गिर गया। इसका जो टॉप है वो बेंड हो गया ना नीचे को, तो ये वो किस तरह से बेंड हुआ? इस तरह से, ऐसे। क्या आपको ये सिचुएशन पॉसिबल लग रही है? हो सकता है ऐसे में? यस। तो मतलब जितना ये बीसी है उतना ही सीडी है। ये देखो, अगर ये सिचुएशन समझ आ रही है तो सवाल करने का फायदा है। और अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये थोड़ा सा इस तरह से गिरा नीचे। अगर फॉर एग्जांपल ये कहता कि एंगल 30 डिग्री का बना रहा है नीचे गिरने के बाद, तो पेड़ कैसे गिरता सोचो जरा, ये और दूर जाता थोड़ा सा, ये यहां पे कहीं आता है ना, यहां से टूटता और पेड़ नीचे गिरा, और उसका टॉप ये तो ये जो टॉप था उसका, अब उसका टॉप जमीन पे आके गिर चुका है, तो ये बनेगा। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? यस सर। सिचुएशन समझ आनी चाहिए, सवाल तो कैलकुलेशन ही है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती इसमें। ओके, तो ट्री की जो ओवरऑल हाइट है दैट इज 15 मीटर। ओके डन। इज ब्रोकन बाय द विंड डा 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 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है जी, एक्सप्लेन करते हैं। ए बी, let AB be 15 meter high tree
50-meter high tree is broken by the wind, is broken at point C। या ठीक है, दो चीजें हो गई। नाउ और मोर ओवर अपने को क्या दे रखा है, एंगल ADC इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी। और दूसरी सिचुएशन हमें क्लियर है कि BC इक्वल टू CD है, क्योंकि जितना पार्ट ऊपर था उतना ही तो नीचे गिरा ना C से, तो BC इक्वल टू CD है। अब खुद सोचो ट्रिग्नोमेट्री कहां पे आपकी हेल्प करेगी। ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प यू इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। इस बात को मानते हो? तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस पार्ट को x लेता हूं, एनालाइज करने की कोशिश करो, अगर इस पार्ट को x लेता हूं तो BC कितना होगा फिर? हेलो बच्चों। 15 minus x, और BC अगर 15 माइनस एक्स है तो फिर CD भी कितना होगा? 15 minus x. ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलते हैं, दैट्स इट। तो यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको फर्दर। तो लेट AC बी x, तो देयरफॉर BC इक्वल टू 15 माइनस एक्स, दैट मीन्स CD इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब देखो 60 डिग्री के रेफरेंस में आपको परपेंडिकुलर x की टर्म्स में पता है और हाइपोटेन्यूज x की टर्म्स में पता है, तो आप क्या लगाओगे? ट्राइंगल बताओगे कौन सा ले रहे हो? साइन 60 लगाओगे आप। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 60 के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सी है? AC बाय CD। साइन 60 होता है √3/2। AC कितनी है? x ओवर CD कितनी है बच्चों? 15 माइनस एक्स। आई होप मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15√3 माइनस √3x इक्वल टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद खेल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हमारी कैलकुलेशन है 9th में लेके जाएगी कैलकुलेशन सारी हमें। तो हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। तो ये बनेगा आपका √3x प्लस 2x इक्वल टू 15√3। x वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली मैंने। अब दोनों में x कॉमन आएगा, √3 प्लस 2, या सर आप क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, x √3 प्लस 2 कॉमन, x कॉमन आ गया, √3 प्लस 2 15√3। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। 15√3 अपॉन √3 प्लस 2, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा आपका 15 3 जार 45 माइनस 30√3 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। x कम्स आउट टू बी 45 माइनस 30√3 अपॉन 3 माइनस 4। इज इट एग्रीड और नॉट? यस सर। नीचे आएगा -1 ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 45 माइनस का हो जाएगा, मतलब 30√3 माइनस 45, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो साइन से हो जाएंगे सारे। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 30 टाइम्स 1.732 माइनस 45। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू आएगी आपकी आई थिंक 1.732 इंटू 30। इट कम्स आउट टू बी 1.732 51.96 माइनस 45, x कम्स आउट टू बी 6.96। अब हाइट ऑफ द ट्री कितनी है? AC प्लस BC। तो आपके पास x की वैल्यू आई है। अब आप इसका मतलब आपके पास क्या आ चुका है? AC आ चुका है 6.96 मीटर, और अपने को निकालनी है BC। तो BC कितनी है बच्चों? कैलकुलेट द एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, सॉरी ठीक है, AC ही निकालनी है।
मतलब जिस पॉइंट से ट्री ब्रेक हुआ था उसका ग्राउंड से कितना हाई है, तो वो एक्स ही है हमारे पास। देयरफॉर आंसर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ ब्रेकेज इज 6.9 मीटर। आंसर। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको किसी तरीके का लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन की स्पेलिंग ठीक है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। तो उसी तरह का सवाल है। हाँ, ओके, हियर इज द डायग्राम। तो यहाँ पे वर्टिकल फ्लैग स्टाफ हाइट 5 मीटर, ठीक है जी। A vertical tower stands on a horizontal plane and surmounted by a vertical flag of height 5 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are 30 degree and 60 degree. ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका मतलब ए बी सी डी। तो वी से लेट ए बी द प्लेन। प्लेन की स्पेलिंग मुझे कंफ्यूजन हो रही है, प्लेन की स्पेलिंग ठीक लिखे हैं PLANE? नो सर, IN होगा। हाँ, ये तो उड़ने वाला प्लेन हो गया ना। यस सर। ए बी द प्लेन एंड AC is tower, CD is flagstaff, CD is 5 meter, angle ABD that is 60 and angle ABC that is 30। और फाइनली टू फाइंड की कहानी क्या है हमसे, हाइट ऑफ द टावर दैट इज AC। तो ठीक है जी, काम वही है, दो बड़े ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में जाना पड़ेगा बारी बारी। तो इन ट्राइंगल ABC, ओके, इसको हम X ले लेते हैं या H ले लो जो आपकी इच्छा है। इन ट्राइंगल ABC tan 30 परपेंडिकुलर
ओवर बेस, तो tan 30 हुआ 1/√3। अब आप ये देखो दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड ए बी है। ए बी हमारे खेल को खेलेगी सारा। ए सी कितनी है, एच ओवर ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी आई, √3 टाइम्स एच। कॉमन साइड को निकाल लो बस, ये फोकस रखना है कॉमन साइड का। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन साइड इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में हम लगाएंगे tan 60, tan 60 आएगी परपेंडिकुलर दैट इज एडी ओवर बेस, बेस इज एबी। एबी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी आई है, या ऐसे करो इधर से एबी आ गई, इधर भी एबी निकाल लो। tan 60 की वैल्यू √3, ए डी कितनी है, एक्स प्लस सॉरी 5 + h अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू, ए बी उधर जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h + √5/√3। इसको लेते हैं वैल्यू नंबर 1, इसको लेते हैं वैल्यू नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, h + √5/√3 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h + √5 इक्वल टू 3। h+5 नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी 5 होना चाहिए, √5 कहाँ से आ गया, ओके फिर कुछ गड़बड़ हुई है किसी में। tan 30 1/h/ab, ab आएगी √3h इन ट्राइंगल abd, tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस √3 इक्वल टू h + √5 अपॉन ab। ab उधर चलेगी, √3 इधर आ गया, ठीक है, h + 5 ओवर √3, h माइनस में आ रही है, ओके √3h है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। दीक्षा का आईक्यू लेवल कमाल का है, मेरी जब भी गलती होती है कोई तो दीक्षा ही है जो मुझे सही दीक्षा देती है। तो यहाँ पे आएगा जी, आपका आ जाएगा 2h = 5 एंड h कम्स आउट टू बी 2.5, या तो देयरफॉर h ही तो अपने को निकालना है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 2.5 मीटर। इतना छोटा सा टावर, हाँ जी क्लियर है बच्चों, नोट कर रहे हो या मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। कर लिया सर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और इसको ट्राई करिए, मुझे पूरी उम्मीद आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, one thing we need to observe that when we walk towards a building, the angle of elevation of the top increases, and when we walk away from a building, then angle of elevation decreases। मतलब मैं बिल्डिंग के बिल्कुल पास खड़ा हूं, देखो कितना बड़ा एंगल बनेगा, ये 75 डिग्री के आसपास, उससे भी ज्यादा बन रहा है। अगर मैं बिल्डिंग से बहुत दूर खड़ा हूं तो सोचो कितना एंगल बनेगा, एंगल छोटा सा बनेगा। तो जैसे जैसे आप बिल्डिंग की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे एंगल आपका चेंज होता जाएगा।
हाँ जी, ये बनेगी आपकी डायग्राम। अ पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ए बी इज द तो टावर। ए हो ये गया? डायग्राम किया होगा? नहीं 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 नहीं, ये सारा कार्यक्रम आपको खुद करना है। ओके सर। अब पर्सन मतलब यहां पे मान लो ए बी टावर है आपका, और डी पे आप खड़े हो और आप उस टावर के टॉप को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आप थोड़ी सी आगे गए, वहां पे सी पॉइंट पे आप खड़े हो गए। अब यहां से आपने फिर उस बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो अंडरस्टूड है जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास आओगे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो दूसरे केस में एंगल कितना बना? 60 डिग्री का। आप देखो ना, इस डायग्राम को एनालाइज करो। दिखाऊं एक चीज, दिखाऊं आपको, इधर देखना जरा स्क्रीन पे। ये देखो, ये डायग्राम याद है आपको? यस सर। अभी तो किए थे क्वेश्चन, ये देखो। ये रहा, है ना? तो ये रहा, टेक्निकली ये डायग्राम बनाई थी मैंने। अभी भी देखो वो डायग्राम उलट गई, सिचुएशन वही है। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये देखो। और अपने को क्या दे रखा है? ही वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। तो डी से लेके सी तक उसने कितना वॉक करा? 50 मीटर along the level ground and found the angle of elevation to be 60 degree. Find the height of the tower. आपने यहां पे ये देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन से हैं और दोनों में कॉमन साइड कौन सी है। तो यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं। ए बी इज टावर, ध्यान से देखना, डी एंड सी आर टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, points of observation, such that angle ACB equal to 60 and angle ADB equal to 30 degree. Or moreover, we are known CD equal to 50 meter to find क्या है? AB, and let BC, जो मिसिंग पार्ट है उसको x लेट कर देते फॉर द टाइमिंग, और AB को हमने h लेट कर लिया। ए बी सी डी एच लेने का फायदा ये होता है कि वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एंट्री मारनी है। लेट अस अज्यूम इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट वी विल बी हैविंग हियर, tan 60 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 है √3, परपेंडिकुलर ए बी एच ले ली, और बेस कितना है? BC, दैट इज x। तो h कितनी आई मेरे पास? √3x। लेट इट बी वैल्यू नंबर 1। अब हम चलते हैं बड़े ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल ए बी डी। तो यहां पे आप लगाओगे tan 30। tan 30 होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस का मतलब होल BD। tan 30 डलेगी आपकी 1/√3, और ए बी एच है, BD कितनी है? x + 50। ये सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहें तो यहां पे h की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं सीधा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें, बट मेरा तरीका ये होता है कि मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूं। फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से √3x इक्वल टू x + 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इक्वल टू x + 50, या एंड x कम्स आउट टू बी 25। x आ गई 25 ना, हमें चाहिए क्या? h चाहिए। Therefore, height of tower that is AB that is equal to h. तो h कितनी है? √3 × 25, which is 25 √3 मीटर। ये हो आंसर।